लास्ट क्लास में आगे क्या पढ़ाया था? टॉपिक क्या पढ़ा थे बताओ? हम ऑल्ट्रेशन पढ़ रहे थे, मेमोरेंडम का। और मेमोरेंडम में होता है बहुत सारे क्लॉजेस, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, फलाने क्लॉज, धमाके क्लॉज। तो हमने लास्ट क्लास में ऑल्ट्रेशन पढ़ा था नेम क्लॉज का। नेम क्लॉज का तो पढ़ाया था पहले। तो नेम क्लॉज के ऑल्ट्रेशन में मैंने क्या पढ़ाया था? आपकी फर्स्ट क्लास है क्या? दूसरी है? तीसरी है? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मेरी आवाज ही खराब है, करूंगा अभी देखो इसको क्लियर करते हैं। रुक एक मिनट। आप लोग कहाँ गए थे? रिंगा रिंगा रोज है भाई, आज तो पहले इतना बड़ा ब्रेक था। बोलो। हाँ सर अब आ रही है। हाँ बहुत बढ़िया। चलो, तो मैं यही बोल रहा था कि बात नहीं करो यार बेटा, क्या कर रहे हो प्लीज। तो मैं आपको, आप पहले से पढ़ रहे हो ना? मैं पहली बार ही देखा, आपको ऐसा लगा आज। चलो, तो बेटा नेम क्लॉज का हम लोग ऑल्ट्रेशन पढ़ रहे थे। तो क्या प्रोसेस था नेम क्लॉज के ऑल्ट्रेशन का? एक बार निकालो, रिकैप करेंगे। मैं भूल गया एक्चुअली, मेरे को टाइम हो गया, मैंने फ्राइडे पढ़ा था ना लास्ट, तो मेरे को क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, मैं भूल जाता हूं। तो क्या प्रोसेस था? बोले सबसे पहले तो जनरल मीटिंग में क्या पास करना है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। उसके बाद बोले अगर नाम बदलना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। लेकिन बोले अगर कंपनी के नाम में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड प्लस माइनस करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए। फिर एसआर की कॉपी और सीजी की अप्रूवल की कॉपी आरओसी को फाइल कर देना। आरओसी आपको नया ताजा फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बना के दे देगी और जो भी नेम चेंज है वो इफेक्टिव हो जाएगा। याद आया? फिर था ऑल्ट्रेशन ऑफ सिचुएशन क्लॉज। अब सिचुएशन क्लॉज का बच्चों जो ऑल्ट्रेशन था सिचुएशन क्लॉज का, उसमें अलग अलग सिचुएशन थी। सिचुएशन क्लॉज में सिचुएशन थी। पहली सिचुएशन क्या थी? बोले सेम सिटी। दूसरी सिचुएशन क्या थी? सेम स्टेट है, सिटी डिफरेंट है। सिटी में भी सेम आरओसी, डिफरेंट आरओसी और एक डिफरेंट स्टेट। तो मैंने आपको आखिरी जो प्रोसेस पढ़ाया था वो डिफरेंट स्टेट का पढ़ाया था। तो डिफरेंट स्टेट का क्या प्रोसेस है याद करो। बोले सबसे पहले तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। उसके बाद बोले सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर ये बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल तब तक नहीं देगी जब तक या तो आप क्रेडिटर की कंसेंट नहीं ले रहे, या क्रेडिटर को पेमेंट के लिए प्रोविजन नहीं बना रहे, या क्रेडिटर को कोई सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहे। उसके बाद 60 डेज के अंदर 60 डेज का एक टाइम है देखना, सीजी अप्रूवल देती है। फिर सीजी के अप्रूवल की एक कॉपी पुरानी आरओसी को और नई आरओसी को फाइल करनी है। फिर नई वाली आरओसी हमें नया ताजा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बना के दे देगी और जो भी चेंज होगा वो इफेक्टिव हो जाएगा। याद आया? अब नेक्स्ट देखो, ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज दिख रहा है क्या? अरे मुझे बताओ भाई, नेक्स्ट ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर, हमको दिख रहा है। तो बेटा अब हम लोग ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे? ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज पढ़ेंगे। देखते हैं उसमें क्या है। कुछ भी नहीं है, इजी है, बहुत आसान सा टॉपिक है, कोई हार्ड है नहीं। एक मिनट इसको पुनः जाने दो। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था, अब हमें यहां से पढ़ना है। अब हमें यहां से पढ़ना है ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है, अब सुनना सर, ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर करने का मतलब होता है बिजनेस चेंज करना। मान लो ये यश ने, यशी नाम है आपका, श्योर हो? तुमने दुखी होगी क्यों बोला? श्योर? दुखी क्यों था? अच्छा, खुश हो गया? बता, यश बोल, यश, ये बात। चलो, तो यश, प्रियंका और श्रेया, ये तीनों लोग ने मिलकर एक कंपनी बना रखी है। इनकी कंपनी का बिजनेस है लेटर से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिस्किट्स। बिस्किट्स बनाते हैं अलग अलग फ्लेवर के, चॉकलेट फ्लेवर का, ऑरेंज फ्लेवर का, डिफरेंट फ्लेवर के बिस्किट्स बनाते। क्या? ठीक है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का, बर्बन फ्लेवर का। तो क्या बनाते हैं? बिस्किट्स बनाते हैं। अब श्रेया बोली यार बिस्किट का बिजनेस तो बहुत बढ़िया, बोले तो चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये श्रेया प्रियंका से बोलती है तुझे क्या लगता है आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग भी चालू करते हैं, समर सारी है, बोले ठंडी ठंडी कूल बनाएंगे, खाएंगे, खिलाएंगे, बोले बड़ा मजा आएगा। ये यश को भी लग रहा है कि यार ऐसा करना चाहिए। तब इनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिस्किट पहले से ही लिखा हुआ है। अभी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में एडिशन करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइसक्रीम के बिजनेस को, तो कर सकते हैं क्या? तो लॉ बोला अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज का ऑल्ट्रेशन करना है तो करो। बोले एक सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं, बस जनरल मीटिंग में एसआर पास करना है। क्या करना है? और एसआर पास करके उसकी कॉपी आरओसी को देनी है, बात खत्म, हो गया। मतलब कुछ है ही नहीं, ऑब्जेक्ट क्लॉज के ऑल्ट्रेशन में कुछ है ही नहीं। जनरल मीटिंग में क्या पास करना है?
ऐसा। कोई सीजी की अप्रूवल नहीं है, कोई किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जनरल मीटिंग कराई, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर किया, मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करके स्पेशल रेजोल्यूशन की एक कॉपी आरओसी को फाइल कर दी। आरओसी नया ताजा ताजा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बना के दे देगी और वहां पे जाके ऑल्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। बोलिए आया? तो देखो क्या लिखा है पढ़ना। ए पॉइंट, आ कंपनी में ऑल्टर इज ऑब्जेक्ट क्लॉज बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। क्लियर है? उसके बाद क्या बोल रहा है? द कंपनी शैल फाइल विद रजिस्टर, द कंपनी शैल फाइल विद रजिस्ट्रार। कंपनी रजिस्ट्रार के पास क्या फाइल करेगी? अ कॉपी ऑफ एसआर। द कंपनी शैल फाइल विद रजिस्ट्रार अ कॉपी ऑफ एसआर। फिर आरओसी 30 डेज के अंदर अंदर, कौन बेटा? आरओसी। द रजिस्ट्रार शैल विद इन 30 डेज ऑल्ट्रेशन को अपने पास रजिस्टर कर लेगी, रजिस्टर द ऑल्ट्रेशन एंड इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ और रजिस्ट्रेशन। द ऑल्ट्रेशन शैल, ये तो उल्टी बात करेगा, आज मैं पढ़ाऊंगा नहीं, अगर लाइट नहीं आई तो। अरे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे बोलो ना, आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि लाइट नहीं आ रही। नहीं, आज मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ये उल्टी बात करता है। बोले ऑल्ट्रेशन इफेक्टिव होगा नहीं जब तक आरओसी को रजिस्ट्रेशन नहीं कर लेती। सिंपल टर्म्स में लिखोगे तो द ऑल्ट्रेशन शैल बिकम इफेक्टिव व्हेन इट इज रजिस्टर्ड बाय रजिस्टर्ड। लेकिन पहले ही बोल रहा हूं, लॉ में अगर नेगेटिव लैंग्वेज है तो पेपर में भी ही नेगेटिव लैंग्वेज ही लिखी जाएगी। इंटरमीडिएट लेवल पे यू कैन नॉट सिंप्लीफाई, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, द ऑल्ट्रेशन शैल नॉट बी इफेक्टिव अंटिल इट हैज बीन ड्यूली रजिस्टर्ड बाय द रजिस्ट्रार। बोलिए आया? खत्म हो गया प्रोसेस? यस सर। अब आप बोलो सर बीच में कौन छूट गया? छोटा सा सर, वो एक डिफरेंट टाइप का पॉइंट है, वो हर सिचुएशन में नहीं लगता है, वो हर सिचुएशन में नहीं लगता। वो क्या पॉइंट है मैं आपको बताता हूं। सर लॉ बोला अगर कंपनी ने पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स किया था, क्या किया था? सर होता क्या है, जब हम पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स करते हैं तो पब्लिक को एक डॉक्यूमेंट इश्यू करते हैं जिसका नाम होता है प्रोस्पेक्टस। जब हम क्या करते हैं बेटा, पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स करते हैं तो हम पब्लिक को क्या इश्यू करते हैं? एक डॉक्यूमेंट, और उस डॉक्यूमेंट का क्या नाम होता है? प्रोस्पेक्टस। तो मान लो मैंने पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स किया और पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स में मैंने पब्लिक को एक डॉक्यूमेंट इश्यू किया कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टस। अब बेटा प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक को बेसिकली इन्विटेशन भेजा जाता है कि आओ आके आप हमारे शेयर खरीदो। मान लो पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इश्यू हो गया, शेयर इश्यू हो गए, और पब्लिक को शेयर इश्यू करके कंपनी ने 10 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। अब बेसिकली कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है तो प्रोस्पेक्टस में लिखती है कि हम ये जो 10 करोड़ रुपए ले रहे हैं इसका क्या करेंगे। तो यश, प्रियंका और श्रेया की कंपनी ने पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इश्यू किया और प्रोस्पेक्टस में लिख दिया कि हम 10 करोड़ के बिजनेस से, 10 करोड़ रुपए से बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करेंगे, वही इनका बिजनेस था। चलो पब्लिक से पैसे आ गए, 10 करोड़ में से 7 करोड़ रुपए, 7 करोड़ रुपीज बिजनेस में, बिस्किट बिजनेस में लगा भी दिए, बिस्किट बिजनेस में इन्वेस्ट भी कर दिए, बिस्किट बिजनेस में खर्च भी कर दिए। कितने रुपए? 7 करोड़। 3 करोड़ अभी भी बाकी है, यानी पब्लिक इश्यू से जो अमाउंट आया वो अनयूटिलाइज्ड है, वो अनयूटिलाइज्ड है। अब आप बोलते हो इस 3 करोड़ रुपए से हम चालू करेंगे आइसक्रीम बिजनेस, ऑल्ट्रेशन करके, किसमें? ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो यार तो पब्लिक को सरासर बेवकूफ बना रहे हो भाई। आपने पब्लिक को 10 करोड़ रुपए लिए, क्या बोल के? बोले हम तो बिस्किट बनाएंगे। बिस्किट में सिर्फ कितने लगाए? 7 करोड़। अब कितना अमाउंट अनयूटिलाइज पड़ा था? 3 करोड़। आप क्या बोल रहे हो? अनयूटिलाइज अमाउंट से हम क्या करेंगे? आइसक्रीम मैन्युफैक्चर करेंगे। तो पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो। आपने पब्लिक को यह बोल के बिठा लिया क्लास में कि आपको लॉ अभिषेक सर पढ़ाएंगे। अब पता चले अभिषेक सर तो लॉ पढ़ा ही नहीं रहे, कोई XYZ फैकल्टी पढ़ा रही है, तो आप तो बोलोगे ना सरासर धोखा है। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो यही वाली बात हो गई ना। आपको बोले कि यार फलाना फैकल्टी पढ़ाएगी और धमाका फैकल्टी पढ़ाने आ गई, तो गलत है। तो आपने पब्लिक को बोला कि यार हम तो बिस्किट बनाएंगे, बिस्किट की जगह आइसक्रीम बना ली, तो गलत है भाई। तुम 10 करोड़ रुपए लेते, 10 करोड़ रुपए की बिस्किट बना देते, फिर कुछ भी करते, कोई दिक्कत नहीं है। पर तुमने पब्लिक से लिए 10 करोड़, 7 करोड़ की बिस्किट बनाई, 3 करोड़ का अनयूटिलाइज अमाउंट बोलता हम तो आइसक्रीम बना के यूज करेंगे। तो लॉ ने बोला अगर आपने पब्लिक से पैसा लिया था प्रोस्पेक्टस इशू करके और वो पैसा अनयूटिलाइज पड़ा है, तो उस केस में अगर आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन तो जो पास होना होगा ही, प्लस 2 न्यूज़पेपर्स में, कितने? 2 न्यूज़पेपर इश्तिहार देना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा। 2 न्यूज़पेपर में क्या देना पड़ेगा? एडवर्टाइजमेंट। 2 न्यूज़पेपर कौन से? बोले एक तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में,
इंग्लिश न्यूज़पेपर कोई भी हो, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदू, जो भी है, बोले एक तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में, और एक उस एरिया के वर्नाकुलर, वर्नाकुलर होता है लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, उस एरिया के लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में जिस एरिया में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। अब जैसे राजस्थान की वर्नाकुलर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज क्या है? हिंदी। तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस अगर राजस्थान में, तो हिंदी न्यूज़पेपर में ऐड देंगे। मान लो कंपनी का लोकल ऑफिस, मान लो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र की जो लोकल लैंग्वेज है, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, मराठी है, तो मराठी न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ेगा। तो बोले एक तो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, और एडवर्टाइजमेंट में जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। जस्टिफिकेशन मतलब रीजन, कि आप ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऑल्टरेशन कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। आपको दो न्यूज़पेपर में, वन इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड वन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ेगा जस्टिफिकेशन फॉर चेंज, ठीक है। और उसके बाद जो जो पब्लिक के शेयर होल्डर्स, मतलब जो भी शेयर होल्डर्स हैं जो नहीं चाहते ऑल्टरेशन हो, उन्हें बोला जाएगा डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। क्या बोला जाएगा उन्हें? उन्हें बोला जाएगा डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। क्या बोलेंगे उन्हें? डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। डिसेंटिंग, डिसेंटिंग मतलब जो नहीं मान रहे। तो बोले जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है, फिर उन्हें एग्जिट ऑफर देनी पड़ेगी। एग्जिट ऑफर मतलब कि तुम अपना पैसा लो और घर जाओ। भैया आज ये नहीं चाहता था हर्ष कि ऑब्जेक्ट क्लॉज का ऑल्टरेशन हो, मत चा। तुम कितने रुपए दिए थे? कितने रुपए दिए थे? ज्यादा नहीं होगा इसके हिसाब से? 50 रुपए बोल रहे भाई इसके लिए। तो ये शक्ल देखे हैं, वैल्यूएशन क्या आपने इसका? 5 रुपए में है। बोले 5 रुपए इतना कम नहीं है, 7 रुपए दो। तो देखो कॉन्सेप्ट समझना बहुत अच्छा है। लॉ बोला कि आज अगर आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया कि भैया हम ऑल्टरेशन कर रहे हैं और जस्टिफिकेशन भी दिया, उसके बाद जो जो शेयर होल्डर्स ऑल्टरेशन से अग्रीड नहीं है, उन्हें बोला जाएगा डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। बोले डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट ऑफर देनी होगी। एग्जिट ऑफर देते हैं कंपनी के प्रमोटर्स, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स, जिनका कंपनी पे कंट्रोल है, यानी प्रमोटर। एग्जिट ऑप्शन देते हैं कंपनी के प्रमोटर्स, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स। एग्जिट ऑफर में क्या होगा? जो जो शेयर होल्डर अग्रीड नहीं है, उनको बोला जाएगा कि आप अपने शेयर हमें बेच दो और अपना पैसा रिफंड लेकर चले जाओ। और शेयर किस प्राइस पे खरीदे बेचे जाएंगे? मार्केट प्राइस पे नहीं। सेबी रेगुलेशंस बने हुए हैं, मैं बोलूं सेबी रेगुलेशंस बने हुए हैं। क्या? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उनके रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग शेयर्स की वैल्यूएशन की जाती है, वैल्यू निकाली जाती है। तो सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो शेयर की वैल्यू आती है, उस प्राइस पर जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, जो कंपनी के कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स है, वो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को देंगे एग्जिट अपॉर्चुनिटी, एग्जिट ऑफर, कि तुम अपना पैसा पकड़ो, अपने शेयर मुझे दो और भाड़ में जाओ। तो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले जनरल मीटिंग में एसआर पास किया। उसके बाद अगर कंपनी ने पब्लिक इशू किया था और पब्लिक इशू का पैसा अनयूटिलाइज्ड है, तो 2 न्यूज़पेपर में ऐड देंगे जिसमें जस्टिफिकेशन फॉर चेंज बताएंगे। फिर जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर होंगे उन्हें एग्जिट ऑफर देंगे सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। और एग्जिट ऑफर कौन देगा? एग्जिट अपॉर्चुनिटी कौन देगा? प्रमोटर्स या कंट्रोलिंग शेयर होल्डर। यह सारा कार्यक्रम हो गया। उसके बाद फिर स्पेशल रेजोल्यूशन की एक कॉपी आरओसी को फाइल होगी। आरओसी 30 डेज के अंदर अंदर नया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करेगी, और जब आरओसी नया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करेगी, तब जाके ऑल्टरेशन इफेक्टिव होगा। बोलिए आया? अब पढ़ेंगे, देखिए शुरुआत से क्या लिखा हुआ है। ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, इसमें लिखा हुआ है ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज में अ कंपनी में ऑल्टर इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज बाय पासिंग एसआर। फिर क्या लिखा है? इफ कंपनी हैज रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक बाय इश्यू ऑफ अ प्रोस्पेक्टस and any part of such money remains unutilized with the company, then company shall, वही उल्टी बात बोले नहीं करेगी तब तक ये ना कर दे, तो shall not alter its object for which it raised the money through prospectus unless, पहली चीज, the company has published the prescribed details and
जस्टिफिकेशन फॉर सच ऑल्ट्रेशन इन 2 न्यूज़पेपर, 1 अंग्रेजी भाषी न्यूज़पेपर एंड 1 न्यूज़पेपर इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर होती है रीजनल या वर्नाकुलर होती है लोकल। तो लोकल या रीजनल न्यूज़पेपर में सर्कुलेटिंग एट द प्लेस जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज सिचुएटेड। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले तो बोले एसआर पास करो, फिर क्या बोल रहे हैं? अगर रेज मनी है फ्रॉम पब्लिक और वो मनी क्या है? अनयूटिलाइज है, तो कंपनी को क्या करना है? पब्लिश करना है जस्टिफिकेशन फॉर चेंज इन 2 न्यूज़पेपर। उसके बाद बोल रहा है जो डिटेल्स है कंपनी की वेबसाइट पे भी डाल देना, अगर हो तो। कोई हर कंपनी की वेबसाइट होती नहीं है, हो तो डाल देना। बोल रहा है द प्रिस्क्राइब डिटेल्स एंड जस्टिफिकेशन फॉर सच चेंज हैव बीन प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी इफ एनी। एंड उसके बाद आएगा मेन पॉइंट। यहां तक क्लियर है? अब उसके बाद मेन पॉइंट क्या रहा है? मेन पॉइंट क्या रहा है? अब ये बोल रहा है द डिसेंटिंग। डिसेंटिंग मतलब जो अग्रीड नहीं है, नॉट अग्रीइंग टू चेंज, जो चेंज से अग्रीड नहीं है। द डिसेंटिंग शेयर होल्डर हैव बीन गिवन एन एग्जिट अपॉर्चुनिटी। कौन देगा एग्जिट अपॉर्चुनिटी? बाय प्रमोटर्स एंड शेयर होल्डर जिनका कंट्रोल है, हैविंग कंट्रोल इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस टू बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। मतलब डिसेंटिंग शेयर होल्डर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देंगे प्रमोटर्स एंड शेयर होल्डर्स हैविंग कंट्रोल, और किसके अकॉर्डिंग देंगे? सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग देंगे। क्लियर है? उसके बाद कंपनी फाइल करेगी रजिस्ट्रार को कॉपी ऑफ एसआर, इसमें करेक्शन है कॉपी ऑफ एसआर। उसके बाद रजिस्ट्रार 30 डेज में इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और फिर ऑल्ट्रेशन शैल नॉट बी इफेक्टिव अनलेस इट हैज बीन ड्यूली रजिस्टर्ड बाय रजिस्ट्रार। बोलिए आया कि नहीं आया? अरे बोलो बच्चों, आ गया? आ गया सर। पक्का आ गया? वेरी गुड। तो यहां पर आकर मेरी तरफ से खत्म होता है सेक्शन 13। यहां पर आकर मेरी तरफ से खत्म होता है सेक्शन 13 ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। बोलिए क्लियर हुआ? अब इसमें हमने कौन से क्लॉज ऑल्टर करे? नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब कौन सा क्लॉज रह गया? एक तो रह गया कैपिटल क्लॉज। क्या रह गया सर? कैपिटल क्लॉज का ऑल्ट्रेशन सेक्शन 61 में गिवन है। कहां गिवन है? देखो मैंने शुरुआत में लिख के दे दिया था, ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज। ये हम डिस्कस करेंगे, टू बी डिस्कस्ड इन चैप्टर 4। कहां डिस्कस करेंगे? चैप्टर 4 में। एक बुक दे दो, चैप्टर 4 का पेज नंबर भी बता देता हूं। चैप्टर 4 में बेटा हम ये डिस्कस करेंगे पेज नंबर 4.10 पे, पेज नंबर 4.10 पे। ठीक है? तो देखो कैपिटल क्लॉज का ऑल्ट्रेशन के लिए क्या लिखा हुआ है? द कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम में बी ऑल्टर्ड बाय कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 61। क्लियर है क्या? और जो बचे हुए क्लॉजेस रह गए, अब कौन से 2 क्लॉजेस रह गए? एक तो लायबिलिटी क्लॉज रह गया और एक सब्सक्रिप्शन क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज और एक नॉमिनेशन क्लॉज। अब याद करो, नॉमिनेशन क्लॉज में तो अगर चेंज करते हैं तो उसे मेमोरेंडम का ऑल्ट्रेशन ही नहीं माना जाता, तो बात ही खत्म हो गई। तो कौन से 2 क्लॉज रह गए? लायबिलिटी क्लॉज और एसोसिएशन क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। इन दोनों ही क्लॉजेस में ऑल्टर करने की सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, पास एसआर, पास ऑल्ट्रेशन ऑफ एनी अदर क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम में बी ऑल्टर्ड बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। बस क्लियर है? तो लायबिलिटी क्लॉज ऑल्टर करना है, एसआर पास हो जाएगा। आपको एसोसिएशन क्लॉज ऑल्टर करना है, एसआर पास हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, नेम क्लॉज हम पढ़ ही चुके, और कैपिटल क्लॉज का अगर ऑल्ट्रेशन करना है तो यू हैव टू कंप्लाई विद सेक्शन 61 विच वी विल डिस्कस इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। यहां तक क्लियर है क्या? तो अब जाके मेरी तरफ से फाइनली खत्म होता है सेक्शन 13 ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। कोई क्वेरी? किसी बच्चे की कोई क्वेरी? और मैं आपको बार बार हर बार एक ही चीज बोलता हूं, जितनी चीजें मैं अंडरलाइन करूं सारा अंडरलाइन कीजिए, जो चीजें मैं हाईलाइट करूं वो हाईलाइट कीजिए। जैसा मैं बोर्ड पे बना रहा हूं सेम वैसा कॉपी में पढ़िए। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आप डिफरेंट कलर के हाइलाइटर्स यूज करें। अब मेरे पास तो क्या एक ऐसी फैसिलिटी है कि मैं 5 कलर के पेन यूज कर सकता हूं।
आपके लिए हर किसी के लिए नहीं पॉसिबल। कुछ बच्चे करते हैं मल्टी कलर हाईलाइट, मल्टी कलर नहीं करें, सिंगल कलर भी करें, पर करें, बस इतनी सी चीज है। ठीक है जी सर, चलिए सर आगे आइए। अब ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम तो हो गया, अब आर्टिकल्स का ऑल्ट्रेशन करने के क्या बोलते हो? तो नेक्स्ट आ गया ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स, नेक्स्ट आ गया ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स। दिख गया क्या बेटा? करें आर्टिकल्स का ऑल्ट्रेशन, सेक्शन कौन सा है? 14। अब कैसे ऑल्टर होता होगा सर आर्टिकल? कैसी अजब गजब कहानी है सर, कैसे ऑल्टर होता होगा सर आर्टिकल, क्या लगता है आपको सर? तो सर लॉ बोला आर्टिकल्स को ऑल्ट्रेशन करने में कुछ भी नहीं है, बोले जनरल मीटिंग कराओ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, हो गया बस। आर्टिकल का ऑल्ट्रेशन का प्रोसेस बड़ा आसान सा है। जनरल मीटिंग में क्या पास करना है? एसआर पास करना है, और एसआर पास करके आर्टिकल्स को ऑल्टर करना है। कोई क्वेरी? लेकिन अब लॉ बोला देखो यार कुछ बातें हैं देखो याद रखनी है। लॉ बोला यार देखो यार, अगर एक तो आप आर्टिकल को ऑल्टर कर रहे हो ना, तो मेमोरेंडम को ध्यान में रखते हुए करना, सब्जेक्ट टू मेमोरेंडम करना। बोले आर्टिकल में कोई ऐसा ऑल्ट्रेशन मत करना जो मेमोरेंडम के कॉन्ट्राडिक्टरी हो। मेमोरेंडम में तो लिख दिया कि हमारा बिजनेस आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग का है, आर्टिकल में ऑल्ट्रेशन करके लिख रहे बोले हम तो लड्डू बनाएंगे, ऐसे नहीं होता। तो पहली चीज तो इन्होंने बोली कि भैया आर्टिकल में ऑल्ट्रेशन करो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, लेकिन इतना ध्यान रखना आर्टिकल्स में जो ऑल्ट्रेशन हो सब्जेक्ट टू मेमोरेंडम हो। सब्जेक्ट टू मेमोरेंडम हो यानी मेमोरेंडम को ध्यान में रखते हुए उससे कॉन्ट्राडिक्टरी चेंजेस ना हो। उसी तरह आर्टिकल में जब ऑल्ट्रेशन करो सब्जेक्ट टू कंपनीज एक्ट 13 हो, मतलब आर्टिकल में जो भी ऑल्ट्रेशन करो वो कंपनीज एक्ट 2013 से कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो। आज कंपनीज एक्ट तो बोलता है प्राइवेट कंपनी 200 मेंबर बनाएगी, प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल में लिख रही है भाई साहब हम तो 600 बनाएंगे, ऐसे नहीं होता। तो बोले आर्टिकल्स में जो भी ऑल्ट्रेशन होगा सब्जेक्ट टू मेमोरेंडम होगा, आर्टिकल्स में जो भी ऑल्ट्रेशन होगा सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स होगा, सॉरी सब्जेक्ट टू कंपनीज एक्ट होगा। लेकिन अगर आर्टिकल में ऑल्ट्रेशन करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, जनरल मीटिंग में आपको एसआर पास करना है। बोलिए आया? तो देखो आपको टॉपिक दिखेगा बोर्ड पर, आपको टॉपिक दिखेगा बोर्ड पर ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल सेक्शन 14। क्या लिखा है? ऑल्ट्रेशन टू बी सब्जेक्ट टू द एक्ट, एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट एंड मेमोरेंडम, सेक्शन 14 का सबसेक्शन 1। एवरी ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेंट इन द एक्ट एंड द मेमोरेंडम। ब्रैकेट में लिखो दैट इज alteration of articles, that is alteration of articles, that is alteration of articles should not be inconsistent, that is alteration of articles should not be inconsistent, should not be inconsistent with the provisions of, should not be inconsistent with the provisions of Companies Act 2013, should not be inconsistent with the provisions of Companies Act 2013, should not be inconsistent with the provisions of Companies Act 2013। आ गया? चलिए अच्छा अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड। कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स। तो एक तो एसआर इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स, दूसरा जो भी ऑल्ट्रेशन होगा सब्जेक्ट टू एक्ट एंड मेमोरेंडम होगा। यहां तक क्लियर है? अरे यहां तक क्लियर है क्या? जल्दी बोलो। यस सर यहां तक क्लियर है। अब सर जैसे आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया, आपने क्या पास कर दिया? स्पेशल रेजोल्यूशन। तो सर अब लॉ आगे बोला, लॉ आगे बोला फाइलिंग ऑफ ऑल्ट्रेशन, फाइलिंग ऑफ ऑल्ट्रेशन। सर इसमें इतना सा है, एक बार आपने आर्टिकल्स ऑल्टर कर दिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, तो जिस दिन आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया उसके 15 दिन के अंदर अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन की एक कॉपी प्लस ऑल्टर्ड आर्टिकल्स की एक कॉपी आपको रजिस्ट्रार को फाइल करनी है। रजिस्ट्रार ऑल्ट्रेशन अपने पास रजिस्टर कर लेगा, और जब रजिस्ट्रार यानी कि आरओसी अपने पास ऑल्ट्रेशन रजिस्टर कर लेगा तभी जाके वो ऑल्ट्रेशन इफेक्टिव होगा। क्या हो गया? सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के 15 दिन के अंदर अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन की एक कॉपी रजिस्ट्रार को फाइल करी, रजिस्ट्रार ने वो ऑल्ट्रेशन अपने पास रजिस्टर किया और कंपनी को इश्यू किया नया फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन।
तो क्या लिखा है? अ कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड आर्टिकल्स विद द कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल shall be filed with the registrar within 15 days and the registrar shall register the same. क्या बोल रहा है? एक तो ऑल्टर्ड आर्टिकल्स की कॉपी और एक कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल. यह अभी मैंने समझाई नहीं है. कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल अभी समझेंगे. तो अभी आप सिर्फ इतना समझो, कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड आर्टिकल्स किसके पास फाइल करनी है? फाइल विद द रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज एंड रजिस्ट्रार क्या करेगा? उसे रजिस्टर कर लेगा. क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, कि मेमोरेंडम का आर्टिकल्स का ऑल्टरेशन कैसे करना है, तो एक सिंपल सा आंसर लिखोगे कि अगर आर्टिकल्स का ऑल्टरेशन करना है तो जनरल मीटिंग में पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, फिर 15 दिन के अंदर अंदर ऑल्टर्ड आर्टिकल्स की एक कॉपी आरओसी को फाइल करेंगे और आरओसी उसे रजिस्टर कर लेगी. इतना सा प्रोसेस है. बोलिए आया? और एक लाइन और लिखेंगे, एवरी ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स shall be subject to the provisions contained in the act and the memorandum. बोलिए आया? अब इसी सेक्शन में एक चीज और वो इसी सेक्शन में क्यों, इसके पीछे लॉजिक बताऊंगा. सर एक बात बताओ, हमने पढ़ा था प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी. मुझे एक बात बताओ, मैं क्लास में प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी पढ़ा चुका हूं कि नहीं पढ़ा चुका हूं? पढ़ा चुका हूं. यस सर. सर प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी है? जिसके ऊपर 3 रिस्ट्रिक्शन होते हैं, और ये रिस्ट्रिक्शन कहां लिखे हुए होते हैं? प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में. और प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में थी? सेक्शन 2 के क्लॉज 68. अभी पढ़ाई है थोड़े दिन पहले मैंने. अब सर प्राइवेट कंपनी प्राइवेट क्यों है? सेक्शन 2 का क्लॉज 68 बोला प्राइवेट कंपनी प्राइवेट मानी जाएगी जब वो 3 कंडीशन पूरी करेगी. पहला, प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन होता है ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. दूसरा, प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन होता है ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200. और तीसरा, प्राइवेट कंपनी में प्रोहिबिशन होता है ऑन पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स. अब ये 3 रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में लिखे होते हैं, इसीलिए हम कंपनी को प्राइवेट कंपनी मानते हैं. अब मान लो मुझे प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना हो. मान लो मुझे प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना हो. अलाउड है, लॉ बोला, सेक्शन 14 बोला अलाउड है. बोले अगर आपको प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है तो अलाउड है. लेकिन अब आप सोचो कि अगर प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है तो पब्लिक कंपनी तो ऐसी कंपनी होती है जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता. तो अब लॉ बोला अगर आपको प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ इतनी सी एक रिक्वायरमेंट है कि जनरल मीटिंग कराओ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और आर्टिकल्स को ऑल्टर करो. आर्टिकल्स को ऑल्टर करके जो प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में 3 रिस्ट्रिक्शंस लिखे हैं वो हटा दो. जैसे वो रिस्ट्रिक्शन हटाओगे प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी. सोचिए सेक्शन किसका है? कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी. इसी का है. ये सेक्शन किसका है? कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी. उसी चीज का है. प्राइवेट को पब्लिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसी का है. बताओ है कि नहीं है? है ना? अब प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट करने के लिए भी तो ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ही करना पड़ रहा है. इसलिए दोनों टॉपिक एक ही सेक्शन में है, सेक्शन 14 में. सेक्शन 14 क्या बोला? एक सेकंड देना बेटा. हाँ बता. हाँ अच्छा ठीक है, मैं एक बार फ्री होके बात करता हूं. हाँ जी, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं? मैं आपको इतना सा बोल रहा हूं, एक चीज समझिएगा. मैं आपको इतना सा बोल रहा हूं, एक चीज समझिएगा. क्या बोल रहे हो सर आप? सर मैं इतना सा बोल रहा हूं कि अगर आपको आर्टिकल्स में ऑल्टरेशन करना है, किसमें? आर्टिकल्स में अगर आपको ऑल्टरेशन करना है तो आर्टिकल्स में ऑल्टरेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है. अब आप सोचो मैं बोल क्या रहा हूं इसको समझने की कोशिश करो. मैं बोल क्या रहा हूं इसको समझने की कोशिश करो. सर अगर आपको आर्टिकल्स में ऑल्टरेशन करना है तो एसआर पास करना है. बोलो यस और नो. करना है ना? तो भैया अब प्राइवेट को अगर पब्लिक में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली प्राइवेट कंपनी के ऊपर 3 रिस्ट्रिक्शन होते हैं. वो तीनों रिस्ट्रिक्शन कहां लिखे हुए हैं? आर्टिकल्स में. तो प्राइवेट कंपनी को भी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए आर्टिकल ही ऑल्टर होंगे बाय पासिंग एसआर, और जो 3 रिस्ट्रिक्शन आपके आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं वो आपको हटाने पड़े. तो अल्टीमेटली चाहे प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में भी कन्वर्ट करो तो भी होगा ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ही. और आर्टिकल ऑल्टर करके क्या करेंगे?
जो प्राइवेट कंपनी के ऊपर 3 रिस्ट्रिक्शन लगे हुए होते हैं वो उसके आर्टिकल से हटा दे। बोलिए आया? तो देखो अब यहां क्या लिखा है, ध्यान से देखना। यहां क्या लिखा है, पहले वाला पार्ट देखो, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। अब देखो यहां क्या लिखा था, ये पढ़ना। यहां लिखा था एसआर इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स इंक्लूडिंग द ऑल्टरेशन फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। ऐसा रिक्वायर्ड होता है ऑल्टरेशन ऑफ एवरी आर्टिकल्स के लिए, इंक्लूडिंग ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। मतलब अगर आपको आर्टिकल ऑल्टर करने, चाहे आपको प्राइवेट को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है, आपको क्या पास करना पड़ेगा, ऐसा। अब देखो नीचे उसको डिटेल में मैंने समझाया। अब प्राइवेट कंपनी, बस पढ़ो एक बार, में गेट कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक कंपनी बाय ऑल्टरिंग इट्स आर्टिकल्स। क्यों ऑल्टर कर रहे हैं आर्टिकल्स? एसआर पास करेंगे, जो 3 रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में लिखे हुए उन्हें हटाएंगे ताकि वो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाए। तो कैसे बोल रहा है, बाय पासिंग एसआर। क्यों पास कर रहे हैं एसआर? इन सच अ मैनर दैट इट्स आर्टिकल्स में नहीं हो, आपको नो लॉन्गर इंक्लूड द रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस जो लगते हैं रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन आर्टिकल्स ऑफ प्राइवेट कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 68। और ये इतना सा बोल रहा है, जैसे ही आप आर्टिकल्स ऑल्टर करोगे प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी में कन्वर्जन इफेक्टिव हो जाएगा। तो बोल रहा है द कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी शैल टेक इफेक्ट। कब से लागू होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स। बोलिए आया नहीं आया समझ में? अरे आ गया क्या? यस सर। सबको आ गया? ठीक है, आप इसको करो हाईलाइट, मेरे को 1 मिनट दे दो प्लीज। आगे चले बच्चों, यहां तक कर लिया सबने? अच्छा, अब ये तो हो गया प्राइवेट टू पब्लिक। अब नेक्स्ट सिचुएशन आएगी वाइस वर्सा। मान लीजिए पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट करना हो, तो अब सुनो, वाइस बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है भाई। अगर पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट करना है तो पब्लिक कंपनी क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो लॉ बोला फिर से एसआर पास करो, लॉ बोला फिर से एसआर पास करो, आर्टिकल्स को ऑल्टर करो, फिर से एसआर पास करो, आर्टिकल्स को ऑल्टर करो, और आर्टिकल्स को ऑल्टर करके जो सारे रिस्ट्रिक्शन एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर लगते हैं वो पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स में इंक्लूड करो। और जैसे ही आपने वो सारे रिस्ट्रिक्शन इंक्लूड कर दिए, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन लॉ बोला पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट करना है तो एक्चुअल में 2 रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला बोले अगर पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है तो एसआर पास करो, आर्टिकल्स को ऑल्टर करो, जो सारे रिस्ट्रिक्शन एक प्राइवेट कंपनी पे लगते हैं वो पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स में इंक्लूड करो। और दूसरा वो बोल रहा है, बोले सिर्फ आर्टिकल ऑल्टर करने से पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट नहीं होगी। बोले अगर आपने आर्टिकल ऑल्टर कर भी दिए तो भी पब्लिक कंपनी का कन्वर्जन प्राइवेट कंपनी में इफेक्टिव नहीं होगा। बोले अगर आपने आर्टिकल ऑल्टर कर दिए तो उसके बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की अप्रूवल चाहिए टू कन्वर्ट पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, और सीजी अप्रूवल देगी तो ही पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होगी, वरना नहीं। बोलिए आया? तो देखो अभी क्या लिखा है। सबसे पहले तो लिखा है एसआर इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल इंक्लूडिंग ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। फिर आगे क्या लिखा है? कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी में आगे क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है अब पब्लिक कंपनी में गेट कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट कंपनी। बोले पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी, कैसे? बाय ऑल्टरिंग इट्स आर्टिकल्स बाय पासिंग एसआर। अब हमको अब की बार ऑल्टरेशंस में
सॉरी आर्टिकल्स में रिस्ट्रिक्शन ऐड करने, सो एज टू इंक्लूड मतलब ऐड, सो एज टू इंक्लूड देयर इन द restrictions and limitations required to be included in the articles of a private company as per section 2 clause 68 and अब की बार क्या करना पड़ेगा, obtaining approval of CG। फिर आगे बोल रहा है CG के अप्रूवल लेने के लिए CG को एप्लीकेशन लगा देना। बोले for obtaining the approval of CG, for obtaining the approval of CG company shall make an application to the CG। तो पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है बाय altering articles by passing SR so as to include therein the restriction and limitations। उसके बाद CG की अप्रूवल लेनी है। The CG में make such order as it may deem fit। बोले CG को जो ऑर्डर ठीक लगेगा देगी। क्या मतलब है जो ऑर्डर ठीक लगेगा देगी, मतलब CG को लगता है अप्रूव करना है तो वो अप्रूव करेगी, CG को लगता है अप्रूव नहीं करना है तो वो अप्रूव नहीं करेगी। और लास्ट बोले पब्लिक कंपनी का कन्वर्जन प्राइवेट कंपनी में तब तक इफेक्टिव नहीं होगा, तब तक लागू नहीं होगा जब तक CG की अप्रूवल नहीं आएगी। मतलब पहले CG का अप्रूवल आएगी तब वो इफेक्टिव होगा। तो until the approval of CG is obtained, the alteration of article shall not have any effect। क्लियर है क्या? अरे बोलो। उसके बाद लास्ट बोल रहा है जब एक बार अप्रूवल आ जाए, वेयर द कन्वर्जन इज अप्रूव बाय CG, तो बोल रहा है CG के ऑर्डर की एक कॉपी ROC को फाइल होगी। अ कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ CG अप्रूविंग द ऑल्टरेशन शैल बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार। अब ये जो पॉइंट है इसमें करेक्शन है हल्का सा। अब ये पॉइंट क्या था, कॉपी ऑफ अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल नहीं है, यहां CG है, ये हल्का सा टाइपिंग एरर है। तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड आर्टिकल, और इस वाले सिचुएशन में कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ CG 15 दिन में ROC को फाइल होती है और आगे का प्रोसेस जो भी है। डन है? मतलब देखो इस सेक्शन में 3 अलग बातें हैं। सबसे पहला ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल, वो तो सिंपल है, SR पास करा, आर्टिकल ऑल्टर किया, फिर 15 दिन के अंदर SR की कॉपी ROC को फाइल कर दिया, ROC ने रजिस्टर कर लिया। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट टू पब्लिक। तो प्राइवेट कंपनी को अगर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है, SR पास किया, आर्टिकल ऑल्टर किया, और आर्टिकल में जो प्राइवेट कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगता है वो हटा दिया। और फिर तीसरा है कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट करना है तो SR पास किया, प्राइवेट कंपनी में जो आर्टिकल्स लगते हैं वो पब्लिक कंपनी के आर्टिकल में इंक्लूड किए, एंड फिर एप्लीकेशन लगा के CG की अप्रूवल ली। फिर एंड में जब भी SR पास होगा, SR की एक कॉपी प्लस अगर कोई CG का ऑर्डर है तो CG के ऑर्डर की एक कॉपी 15 दिन में ROC को फाइल होती है, ROC से रजिस्टर करती है और चेंज इफेक्टिव हो जाता है। बताइए आया नहीं आया? अरे आ गया। और ये समझो कि सेक्शन 14 में ही पब्लिक टू प्राइवेट और सेक्शन 14 में ही प्राइवेट टू पब्लिक क्यों है, क्योंकि पब्लिक टू प्राइवेट और प्राइवेट टू पब्लिक करने के लिए भी अल्टीमेटली यू हैव टू ऑल्टर द आर्टिकल। आया? तो यहां पे आके बेटा एक तो सेक्शन 14 हो गया, एक सेक्शन 13 हो गया। अब एक ये बच्चों सा सेक्शन है, पेपर के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड ओनली है। क्या है? रीड ओनली है, पेपर के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। मैं पढ़ा रहा हूं हालांकि, ऐसे नहीं कि हम छोड़ रहे हैं, लेकिन मैं इसमें हाईलाइट कुछ भी नहीं करूंगा, इसमें मैं हाईलाइट कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है। अब सर ये टॉपिक ये है, सर आज कंपनी क्या करती है, कंपनी को नॉर्मली प्रैक्टिकली क्या होता है, कंपनी के पास अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की बहुत सारे प्रिंटआउट्स रखे रहते हैं स्टॉक में। कंपनी ने मेमोरेंडम आर्टिकल के प्रिंटआउट निकाल के रख रखे हैं 100-200। क्यों सर? एक्चुअली कंपनी से कोई भी अगर मेमोरेंडम आर्टिकल की कॉपी मांगता है तो कंपनी को उसको देनी पड़ती है, तो कंपनी पहले से प्रिंट आउट निकाल के रखती है। अब जैसे ये आया यश मांगने मेमोरेंडम की कॉपी, तो फटाफट उठा के दे दी, प्रियंका आई तो फटाफट उठा के दे दी, हर्ष आया तो फटाफट उठा के दे दिया, अमन आया तो फटाफट उठा के दे दिया, ये गीतांश आया तो फटाफट उठा के दे दिया, ये मीनल आई तो फटाफट उठा के दे दिया। कैसा नाम है? चलो, तो जो जैसे आया उठा के दे दिया, तो कंपनी अपने पास प्रिंट आउट रखती है। अब गड़बड़ क्या हो गई, आपने तो मेमोरेंडम आर्टिकल्स के प्रिंट आउट निकाल रखे हैं, अब मान लो मेमोरेंडम आर्टिकल में ऑल्टरेशन हो गए, तो प्रिंट आउट तो बेकार हो गया। तो लॉ ने बोला घबराओ मत, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि अगर आप मेमोरेंडम आर्टिकल में कोई भी ऑल्टरेशन करते हो तो आपकी इतनी सी ड्यूटी है कि दैट ऑल्टरेशन शुड बी नोटेड डाउन, नोट डाउन कर दो उसको इन एवरी कॉपी ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल। पढ़े ना 100 प्रिंट आउट, किसी एक बंदे को लगा दो, हाँ भाई फटाफट फटाफट लिख देगा पेन से, और क्या है।
और उसके ऊपर कंपनी की सील लग जाती है, डब 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 डब, खत्म हो गया। तो लॉ बोला अगर आप मेमोरेंडम आर्टिकल में ऑल्ट्रेशन करते हो तो एवरी ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल शुड बी नोटेड डाउन इन एवरी कॉपी, शुड बी नोटेड डाउन इन एवरी कॉपी। इतना सा पॉइंट, क्या पढ़ाऊं इसमें, क्या बताऊं, कुछ भी नहीं है। और इसमें एक पेनल्टी और है, वो भी आसान है। अब मान लो कंपनी से एक जना मेमोरेंडम की कॉपी लेने आया, मान लो ये लेने आई, ठीक है, तो ये दिव्या कंपनी से मेमोरेंडम की कॉपी लेने आई। अब मान लो कंपनी ने बिना ऑल्ट्रेशन नोट डाउन किए इसको कॉपी प्रोवाइड कर दी, तो लॉ बजा 1000 रुपए की पेनल्टी है पर डिफॉल्ट, पर डिफॉल्ट है। व्हाट डू मीन बाय पर डिफॉल्ट? जैसे दिव्या को दी तो 1000 रुपए की पेनल्टी लगी, फिर कशिश को दी 1000 रुपए की पेनल्टी लगी, फिर हरीश को दी 1000 रुपए की लग गई, फिर अमन को दी 1000 रुपए की पेनल्टी लग गई, फिर ये शैलेश को दी तो 1000 रुपए की पेनल्टी लग गई। जो भी है, मतलब क्या नाम है, शैलजा ही तो है, शैलेश, ठीक है। तो शैलजा किसका नाम है? तेरा ही तो था, तूने कॉपी में शैलजा लिखा हुआ है, मैं दिखाऊंगा आपको अभी बाद में, ठीक है। मुस्कान को दी। भाई पॉइंट क्या समझो, लॉ बोला मेमोरेंडम आर्टिकल को अल्टर अगर करते हो तो आपके पास पहले से जो मेमोरेंडम आर्टिकल्स की क्या करी है, कॉपीज पड़ी है, उसमें ऑल्ट्रेशन आपको नोट डाउन करना है। ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल शुड बी नोटेड डाउन इन एवरी कॉपी ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। फिर लॉ बोला अगर आपने किसी को मेमोरेंडम आर्टिकल इशू किया बिना उसमें ऑल्ट्रेशन नोट डाउन किए तो पर डिफॉल्ट, पर ऑफेंस 1000 रुपए की पेनल्टी। बोलिए आया? बहुत हार्ड तो नहीं था, इजी सा है। तो क्या बोल रहा है? ऑल्ट्रेशन टू बी नोटेड इन MOA सेक्शन 15। Alterations to be noted. Every alteration of memorandum or article shall be noted in every copy. A company shall not issue, बोले issue नहीं करनी बिना note down किए changes, shall not issue any copy of memorandum or article unless it contains every alteration made therein. और कर दी तो the company and every officer is in default shall be liable to a penalty of ₹1000 for every offense of every copy of the memorandum or article issued विदाउट कंटेनिंग एनी ऑल्ट्रेशन। बताइए आया? कोई डाउट हो तो पूछिए, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी को भी। आ गया सर, आ गया? बाकी सबको क्लियर है? चलो इधर से सबको क्लियर है बेटा। अब एक सेक्शन है 16, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। ये अच्छा सेक्शन है, इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा भी है। पहले मुझे बताओ यहां तक क्लियर है? चलो अब इस सेक्शन के दो पार्ट हैं, पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं फिर सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। ठीक है, अब बच्चों मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना। हम एक सेक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्शन 16 रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। ब्रैकेट में लिख रहे हैं रेफर्ड नोट्स। निकालिए बेटा अपनी नोट्स कॉपी निकालिए। आप बुक से पढ़ लेना, बात एक ही, पढ़ाऊंगा तो सेम ही कोई अलग थोड़ी पढ़ा दूंगा, बट थोड़ा सा मैं कॉपी में लिखाना मन है मेरा, आप देख लो। हेडिंग निकालो, मतलब कॉपी निकालो, ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम। हेडिंग बनाओ रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम सेक्शन 16। हेडिंग बनाओ रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम सेक्शन 16। हेडिंग बनाओ रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम सेक्शन 16। बना लिया आपने हेडिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम सेक्शन 16? यस सर। अब मैं क्या बोल रहा हूं सुनना बेटा, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कोई भी कंपनी अपना नाम बदलती है तो एक तो होता है वॉलेंट्री चेंज ऑफ नेम, कि आप अपनी मर्जी से अपना नाम बदल रहे हो। तो जब आप वॉलेंट्री चेंज ऑफ नेम करते हो तो वो बेसिकली हो गया ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज। भाई आज मेरी कंपनी का नाम है मान लो ABC लिमिटेड, मैं वॉलेंट्रीली अपनी कंपनी का नाम चेंज करके करना चाहता हूं PQR लिमिटेड, तो कर लो। वॉलेंट्री चेंज ऑफ नेम इज अलाउड। मेरी कंपनी का नाम ABC है, मैं चेंज करके PQR करना चाहता हूं तो कर लो। मेरी कंपनी का नाम ABC है, मैं चेंज करके PQR करना चाहता हूं, कर लो। समझ रहे हो क्या? तो भैया वॉलेंट्री चेंज ऑफ नेम तो अलाउड है। क्या अलाउड है? वॉलेंट्री चेंज ऑफ नेम तो अलाउड है। अब यहां भी नाम चेंज होगा, लेकिन यहां पर जो नेम चेंज हो रहा है दैट इज नॉट अ वॉलेंट्री चेंज, यहां मजबूरी में नाम चेंज करना होता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम इज चेंज ऑफ नेम ड्यू टू गवर्नमेंट ऑर्डर। यहां पे नाम चेंज हो रहा है, हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे, गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया इसलिए करना पड़ता है।
तो रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम में क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, चेंज ऑफ नेम हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, आप ये कॉपी में लिखना सेम चीज, चेंज ऑफ नेम हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, चेंज ऑफ नेम हो रहा है ड्यू टू गवर्नमेंट ऑर्डर, ड्यू टू गवर्नमेंट ऑर्डर। अब सर हो क्या रहा है समझो। सर कई बार क्या होता है, इसमें दो अलग सिचुएशन है, पहले फर्स्ट वाली पढ़ा रहा हूं फिर सेकंड वाली पढ़ाऊंगा। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट से गलती हो जाती है। देखो आपको एक चीज तो पता है कि सेम नाम की दो कंपनी नहीं हो सकती। हमारी कंपनी का नाम किसी भी दूसरी कंपनी से सिमिलर या हमारी कंपनी का नाम किसी भी दूसरी कंपनी से आइडेंटिकल नहीं हो सकता, पता है सबको। तो सर अब क्या हुआ, मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा राधे कृष्णा लिमिटेड और मैंने गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगा दी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए। तो नॉर्मली गवर्नमेंट पहले ये देखती है कि राधे कृष्णा नाम का नाम कहीं पहले से तो किसी दूसरी कंपनी का नहीं है। मान लो गवर्नमेंट ये बात देखना भूल गई और गवर्नमेंट ने मुझे राधे कृष्णा लिमिटेड नाम से रजिस्टर कर दिया। अब इनकॉर्पोरेट होने के बाद मान लो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद पता चला कि भाई राधे कृष्णा जैसा नाम तो एक दूसरी कंपनी का पहले से ही था। मतलब प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है एक ऐसे नाम से जो आइडेंटिकल है या टू नियरली रिजेंबल कर रहा है टू द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी। तो अब सेक्शन 16 बोला ड्यू टू मिस्टेक, गलती से अगर कंपनी एक ऐसे नाम से रजिस्टर्ड हो जाती है जो किसी दूसरी कंपनी से आइडेंटिकल या सिमिलर है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को ऑर्डर देगी कि आप अपना नाम बदलो। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को ऑर्डर देगी कि अपना नाम बदलो तो कंपनी को जनरल मीटिंग करानी है। क्या करानी है, जनरल मीटिंग करानी है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके कंपनी का नया नाम डिसाइड करना है और वो नया नाम रख लेना है। देखो समझो, लॉ बोला मान लो कंपनी एक ऐसे नाम से रजिस्टर हो गई, कंपनी एक ऐसे नाम से रजिस्टर हो गई वेयर नेम इज आइडेंटिकल और सिमिलर टू द नेम ऑफ कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। मतलब हो क्या गया, गलती से कंपनी एक ऐसे नाम से रजिस्टर्ड हो गई जो आइडेंटिकल या सिमिलर है किसी दूसरी कंपनी के नाम से। तो लॉ बोला उस केस में जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को यह बात पता चलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को अपना ऑर्डर देगी कि आप नाम चेंज करो। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा नाम चेंज करो, जनरल मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा और कंपनी को अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। जनरल मीटिंग होगी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा और कंपनी को अपना नाम चेंज करना होगा। और कंपनी को अपना नाम चेंज करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आने के 3 महीने के अंदर। बोलिए आया, ये तो ये वाली सिचुएशन है। अब एक सिचुएशन और है सर। अब सेकंड सिचुएशन क्या है सर, ये तो हो गया कि हमारी कंपनी का नाम किसी दूसरी कंपनी से आइडेंटिकल या सिमिलर हो गया। इसमें गलती हमारी नहीं है, हमारे से ज्यादा गलती सरकार की है। क्योंकि आप सोचो, हमने तो जो RUN फॉर्म होगा, रिजर्व योर नेम फॉर्म होगा, उसमें गवर्नमेंट को नेम एप्लीकेशन लगा के पूछा ही होगा ना कि भैया बताओ ये नाम की कंपनी पहले है कि नहीं है। तो गलती गवर्नमेंट की है ना कि गवर्नमेंट ने हमें नहीं बताया, गवर्नमेंट ने हमें रजिस्टर कर दिया सेम नाम से। तो लॉ बोला अगर कंपनी रजिस्टर्ड हो जाए बाय अ नेम सिमिलर और आइडेंटिकल टू द नेम ऑफ एनी एग्जिस्टिंग कंपनी, हमारा नाम रिजेंबलिंग है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर बोलेगी चेंज करने का, हम 3 महीने के अंदर OR पास करके चेंज कर लेंगे। अब नेक्स्ट सिचुएशन है, हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई बाय अ नेम जो आइडेंटिकल है, रिजेंबलिंग है, सिमिलर है टू द नेम ऑफ ट्रेडमार्क। सर यहां पे तो हमारी कंपनी का नाम दूसरी कंपनी के नाम से सिमिलर है, यहां दूसरी कंपनी के नाम से सिमिलर नहीं, किसी के ट्रेडमार्क से लिमिटेड। जैसे ट्रेडमार्क होता है कोई लोगो, डिजाइन, नेम जिसके नाम से आपकी ब्रांड फेमस है। जैसे मैंने एक अपनी कंपनी का नाम रख लिया किटकैट लिमिटेड। अब किटकैट लिमिटेड नाम की देश में कोई दूसरी कंपनी नहीं है, लेकिन किटकैट नाम की एक चॉकलेट आती है और ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है नेस्ले का। तो नेस्ले ओनर है, प्रोप्राइटर है, मालिक है एक ट्रेडमार्क की, ब्रांड नेम की, जिसका नाम है किटकैट, और मैंने अपनी कंपनी का नाम रख लिया किटकैट लिमिटेड। तो लॉ बोला अगर आपने अपनी कंपनी का नाम ऐसा रख लिया जो आइडेंटिकल है, रिजेंबलिंग है टू अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, तो उस केस में जो ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर है, मालिक है, वो 3 साल के अंदर अंदर सरकार को कंप्लेंट कर दे। कितने साल में? 3 साल। उसके बाद नहीं कर सकता।
जैसे ही आप सरकार को क्लेम करोगे कि अरे यार हो यार, इस कंपनी ने तो हमारी जैसी ब्रांड नेम जैसा नाम रख लिया, हमारी चॉकलेट का नाम किटकैट और इनकी कंपनी का नाम किटकैट है, बोले तो बड़ी नाइंसाफी है, आपने कंप्लेन कर दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अब कंपनी को ऑर्डर देगी कि आप अपना नाम बदलो, और कंपनी को 6 महीने के अंदर अंदर, अब की बार 6 महीने के अंदर अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके अपना नाम बदलना होगा। इस केस में और इस केस में फर्क समझो। यहां पे हमारा नाम दूसरी कंपनी से सिमिलर है, यहां पे हमारा नाम रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से सिमिलर है। यहां नाम 3 महीने में बदलना है या 6 महीने में, और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे नाम तभी बदलना है जब ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर गवर्नमेंट को 3 साल में कंप्लेंट करे। अगर ट्रेडमार्क का ओनर यहां पे 3 साल में कंपनी को कंप्लेंट नहीं करता है सरकार को, तो फिर यहां नाम नहीं बदला जाएगा। यहां ऐसा नहीं है, यहां तो यह है कि अगर आपका नाम दूसरी कंपनी से सिमिलर है, तो जब भी यह बात पता चलेगी 2 साल 5 साल 10 साल में, सरकार नाम बदलने बोलेगी और आपको नाम बदलना पड़ेगा। यहां पे तो यह कि जो ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर है, मालिक है, एक तो वो गवर्नमेंट को कंप्लेंट करे, और कंप्लेंट कितने साल में करे, 3 साल में करे, तब नाम बदलेंगे। तो यहां पे नाम बदल रहे हैं क्योंकि हमारा नाम आइडेंटिकल या सिमिलर है, यहां पे हम नाम बदल रहे हैं क्योंकि हमारा नाम आइडेंटिकल और सिमिलर है। लेकिन यहां पे आइडेंटिकल और सिमिलर अदर कंपनी से, और यहां पे आइडेंटिकल और सिमिलर किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। यहां भी ओआर है, यहां भी ओआर है, लेकिन यहां 3 महीने या 6 महीने, और यहां पे जो प्रोप्राइटर का मालिक है उसे 3 साल में सीजी को कंप्लेंट भी करनी है। बोलिए आया? आया कि नहीं आया? आप पूछ रहे थे कुछ, बताओ अमन। उसका कोई मतलब नहीं है, दैट इज गोइंग टू बिकम जीरो। लड़ लो मोदी जी से जाके। मनी लॉन्ड्रिंग आई थी, वो आई थी डिमोनेटाइजेशन, क्या उखाड़ लिया तुमने? ये सब बातें मत पूछो, गलती सरकार की है। भगवान गलती करेंगे तो क्या करेंगे, रोएंगे ही, और क्या इलाज है। हुई ना गलती भगवान से तेरे केस में, समझ रहे हो? चलो, वो कोई उपाय नहीं है, गवर्नमेंट की गलती है, कोई उपाय नहीं है इसका, ठीक है। देयर इज नो सोल्यूशन टू इट, एंड कोई ब्रांड नेम गुडविल का कुछ नहीं होगा, इट इज गोइंग टू बिकम जीरो, ठीक है। यहां तक क्लियर है बच्चों? चलिए, तो आज बेटा इतने ही रखते हैं। अब कल क्या करूंगा, अभी बचा एक्चुअली सेक्शन, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी ये 2 पॉइंट है, अब इन 2 पॉइंट से रिलेटेड एक नीचे कॉमन पॉइंट और है, कल वो और समझाऊंगा। उसके बाद फिर पूरे सेक्शन का एक साथ कॉपी में डिक्टेशन दूंगा, आप कॉपी के अंदर इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हमारा सेक्शन 16 हो जाएगा। बहुत ज्यादा चैप्टर बचेगा नहीं, सुन लो, जल्दी क्या है तुम्हें जाने की, मेरा अभी टाइम बचा है 30 मिनट और। आगे सुनो सर, सेक्शन 16 हो गया, कल 17 पढ़ा दूंगा, 18 पढ़ा दूंगा, 19 पढ़ा दूंगा, तीनों छोटे छोटे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली 20 चालू हो जाएगा, खत्म होगा नहीं होगा पता नहीं, चालू तो ही जाएगा। उसके बाद परसों हम ये चैप्टर फिनिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में बचेंगी डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोट्स। मैं तीनों में से कोई भी डॉक्ट्राइन वापस नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं, या आप फाउंडेशन में पढ़ के आए हैं। मैं तीनों के लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा, जिसका फाउंडेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ उसे याद है, उसे लेक्चर वापस देखने की कोई जरूरत नहीं है। फाउंडेशन में जो पढ़ाया है चुपचाप इस कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना, बात खत्म। जिसको नहीं याद है, या जो फाउंडेशन मुझसे नहीं पढ़ा है या कहीं और पढ़ा है पर उसको नहीं याद है, जो भी है, वो प्लीज उन क्लासेस से ये तीनों डॉक्ट्राइन देखेंगे, उसको कवर करेंगे, बात खत्म। पेपर में क्वेश्चन आने के चांस नेक्स्ट टू जीरो है, नेक्स्ट टू जीरो बोल रहा हूं, लेकिन बुक्स के अंदर टॉपिक है, अनकवर्ड नहीं छोड़ेंगे, कवर्ड करके जाएंगे। क्लियर है? अब जाओ मेरी तरफ से फ्री हो। थैंक यू सर।